विद्यार्थियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ओमेगा ऑनलाइन एजुकेशन के इस क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का जो इंग्लिश है रेनबो, इसमें हम लोग कविता से क्लास शुरू किए थे। पहला कविता देख लिए थे और आज हम लोग दूसरा कविता देखने वाले हैं और कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, इस कविता को बिल्कुल बेहतर से पढ़ेंगे। इसका जो कवि हैं उनके जीवन परिचय, फिर कविता, फिर आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, पूरा कंप्लीट क्लास एक ही जो है लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो लोग भी क्लास पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके और फ्री ऑफ कॉस्ट में उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो सके और अच्छा मार्क्स उनके एग्जाम में आ जाएंगे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े। चलिए, अब हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अच्छा, सॉन्ग का मतलब क्या होता है बाबू? चलो बताओ, सॉन्ग का मतलब क्या होता है? तो देखो, सॉन्ग जो है इसका मतलब होता है गीत। सॉन्ग का मतलब होता है गीत और माई सेल्फ का मतलब खुद के द्वारा। माई सेल्फ मतलब खुद के द्वारा, मतलब खुद के द्वारा मतलब अपने द्वारा। मतलब जो कवि हैं वह गीत गा रहे हैं खुद के लिए। किसके लिए? खुद के लिए, अपने लिए गीत गा रहे हैं। कवि क्या कर रहे हैं? कवि अपने लिए गीत गा रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको लिखे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, देखना जो गीत होता है ना जी, गीत आदमी दो उद्देश्य से गाता है। एक, आप गीत गा रहे हैं किसी और को सुनाने के लिए, ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है। एक आदमी गीत गाता है और अपने सुनता है, अपने गाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे जो कवि हैं वह अपने ही गीत गा रहे हैं, अपने ही सुन रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब गीत खुद के लिए गाया गया है। ठीक है, चलो ये समझ में आया। अब हम लोग सबसे पहले अबाउट पोएट मतलब कवि के जीवन परिचय को समझने का प्रयास करते हैं। कवि के जीवन परिचय को समझने का प्रयास करते हैं और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के जो कवि हैं उनका नाम है वाल्ट विटमैन। क्या नाम है बाबू? तो इन कवि का नाम है वाल्ट विटमैन। कौन है कवि? तो कवि है वाल्ट विटमैन। इन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है और इनका जो बर्न मतलब जो जन्म हुआ है 31 मई 1819 को। कब हुआ था? तो वाल्ट विटमैन का जो जन्म है 31 मई 1819 को हुआ था। कहां पर? तो न्यूयॉर्क में। कहां पर? न्यूयॉर्क के जो आपका वेस्ट हिल्स है वहां पर हुआ था। अच्छा, ये न्यूयॉर्क का जो वेस्ट हिल्स है ये कहां पड़ता है, किस देश में पड़ता है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका आप जानते हैं ना जी, तो अमेरिका का न्यूयॉर्क एक शहर है, उसी में वेस्ट हिल स्थान पर इनका जो जन्म हुआ था 31 मई 1819 को। इसको याद रखना कि इनका जन्म कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कवि कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जगह याद रखना कौन सा जगह पे हुआ था। इनकी जो मृत्यु है, डेड मतलब इनकी जो मृत्यु है, ये 26 मार्च 1892 को हुई थी। कहां पर? तो न्यू जर्सी में। कहां पर हुई थी? न्यू जर्सी में, कैमडॉन में। ठीक ना, इसको भी याद रखेगा। और ये कहां पे पड़ता है? न्यू जर्सी, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहां पे पड़ता है? ये अमेरिका में पड़ता है बाबू। कहां पे पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। ठीक ना। वाल्ट विटमैन कुछ बुक लिखे थे, कुछ किताबें लिखे थे जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक ना, और यहां से जो किताब है, यहां से जो किताब है लीव्स ऑफ ग्रास, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अक्सर एग्जाम में बनता है क्वेश्चन यहां से। लीव्स ऑफ ग्रास जो इनका पुस्तक है ये 1855 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1855 में। क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कि लीव्स ऑफ ग्रास किसके द्वारा लिखा गया था? तो वाल्ट विटमैन के द्वारा। क्वेश्चन फिर से पूछता है लीव्स ऑफ ग्रास बुक को कब लिखा गया था? तो 1855 में लिखा गया था। दोनों बातें याद रखिएगा, ठीक ना। इसके अलावा ड्रम टैप्स इन्हीं की पुस्तक है जो 1886 में लिखी गई थी। डेमोक्रेटिक विस्टा और इसके अलावा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता इन्हीं की है। इसके अलावा ओ कैप्टन माई कैप्टन। इन सभी बुक्स में इनका जो लीव्स ऑफ ग्रास है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इन सभी पुस्तकों में लीव्स ऑफ ग्रास जो पुस्तक है यह आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, लीव्स ऑफ ग्रास किसके द्वारा लिखा गया था
और लीव्स ऑफ ग्रास कब लिखा गया था। 2 क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आपको कवि का नाम याद रखना है, उनका जन्म याद रखना है, उनकी मृत्यु याद रखना है और उनकी पुस्तक में लीव्स ऑफ ग्रास बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है और इस सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है बाबू, क्या कहा जा रहा है, तो देखो कहा जा रहा है ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। जो वाल्ट विटमैन है भाई ये अमेरिका के कवि हैं। कहाँ के कवि हैं, अमेरिका के कवि हैं। इसके अलावा ये जर्नलिस्ट भी थे, पत्रकार भी थे। क्या थे, पत्रकार भी थे। मतलब जॉन डॉन पोएट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे एंड इंडिविजुअलिस्टिक फिगर ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के लिए एक क्या थे, व्यक्तिपरक कवि, व्यक्तिपरक आदमी थे। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछता है कि वाल्ट विटमैन कहाँ के कवि थे, तो अमेरिकन कवि थे। फिर क्वेश्चन पूछता है कि वाल्ट विटमैन क्या थे, तो पोएट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और इंडिविजुअलिस्टिक भी थे, इंडिविजुअलिस्टिक फिगर ऑफ अमेरिका। ये पॉइंट आपके बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। अगला पॉइंट है ही वर्किंग एज ए कारपेंटर। ही वर्किंग एज ए कारपेंटर, कारपेंटर का मतलब बढ़ई, बढ़ई होता है कारपेंटर का मतलब ही वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर 20th बर्थडे, जन्मदिन, मतलब अपने 20वां जन्मदिन के पहले, मतलब 20 साल पूरा होने से पहले जो वाल्ट विटमैन थे वे बढ़ई का काम करते थे। कौन सा काम करते थे, बढ़ई का काम करते थे। और यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछता है कि अपनी 20वीं जन्मदिन से पहले वाल्ट विटमैन कौन सा काम कर रहे थे, तो कारपेंटर का काम कर रहे थे। कौन सा काम कर रहे थे, तो कारपेंटर का काम कर रहे थे। ठीक है, और फिर ये है ही वर्कड एज ए प्रिंटर, टीचर, एडिटर। ठीक ना, मतलब देखिए ये जो है जॉन वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन ये प्रिंटर मतलब प्रकाशक के रूप में भी काम किए हैं, प्रकाशक के रूप में भी काम किए हैं। इसके अलावा ये टीचर भी थे, मतलब ये शिक्षक भी थे और इसके अलावा ये एडिटर मतलब संपादक भी थे। क्या थे, संपादक भी थे। ये सभी चीज थे, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन भी आपके एग्जीक्यूटिव में आया है। वाल्ट विटमैन प्रिंटर थे, प्रकाशक थे, टीचर भी थे और एडिटर भी थे। तो तीनों चीज याद रखना है। वाल्ट विटमैन क्या थे, प्रिंटर, टीचर और एडिटर। ठीक ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा एंड वॉलंटरी नर्स ड्यूरिंग सिविल वार, मतलब अमेरिका में जब सिविल वार चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, उस दौरान जो वाल्ट विटमैन थे ये वॉलंटरी नर्स थे। नर्स किसको बोलते हैं, आप जानते हैं भारत में नर्स किसको कहा जाता है, तो वह लेडी या वह औरत जो हॉस्पिटल में मरहम पट्टी करती है डॉक्टर के साथ साथ, मतलब उसके जो है छत्र छाया में उसको नर्स कहा जाता है। लेकिन ये तो जेंट्स थे अमेरिका में, तो फिर इनको नर्स कैसे कहा जाता है। तो यहाँ पे नर्स का मतलब जैसे हम लोग कंपाउंडर बोलते हैं ना जी, यहाँ पे उसी तरह से थे। नर्स का मतलब समझिए कि इनको क्या बोलते हैं, डॉक्टरी के क्षेत्र में जानकारी नहीं थी। लेकिन होता नहीं है कि ठीक है मान लो कहीं किसी को कट पिट गया तो ठीक है अपने हाथ में मरहम पट्टी कर देते हैं, तो उस तरह के आदमी थे। जब आपका गृह युद्ध चल रहा था अमेरिका में, उस दौरान जो लोग घायल हो जाते थे उनको ये मरहम पट्टी करने का काम कर देते थे, इसलिए इनको वॉलंटरी नर्स कहा गया है। किनको, वाल्ट विटमैन को। ठीक ना, तो इतना बात आपको याद रखना है कि जो वाल्ट विटमैन थे प्रिंटर भी थे, टीचर भी थे, एडिटर के साथ साथ वॉलंटरी नर्स के रूप में भी काम की है सिविल वार के दौरान। ठीक है, ये भी आपका महत्वपूर्ण लाइन है। अब यहां पे देखिए ऑल पोएट्री विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास इज नोन फॉर हिज फ्री राइम एंड फ्री रिदम एंड राइम। ये लाइन आपके एग्जाम का हुबहू पार्ट है। ये कह रहा है कि लीव्स ऑफ ग्रास जो पुस्तक है, कौन सा पुस्तक, लीव्स ऑफ ग्रास जो पुस्तक है, इस पुस्तक में जितने भी पोएट्री का मतलब कविता, जितने भी कविता को कलेक्ट किया गया है उस
बुक में लिखा गया है, यानी लीव्स ऑफ ग्रास किताब में जितनी कविता लिखी गई हैं, ठीक ना, ये सभी कविता जो है फ्री रिदम और राइम के लिए जानी जाती है। अब ये रिदम और राइम क्या होता है? तो रिदम का मतलब धुन, रिदम का मतलब धुन होता है, और राइम का मतलब होता है तुकबंदी, तुकबंदी, ठीक ना। अब देखिए, अब कहा जा रहा है कि लीव्स ऑफ ग्रास किताब में जितनी कविताएं लिखी गई थी वे सभी कविताएं फ्री रिदम और फ्री राइम है, मतलब कि उस कविता में ना तो कोई धुन है और उस कविता में ना तो कोई तुकबंदी है। अब धुन क्या होता है? तो धुन आप जानते हैं, जब गीत गाते हैं तो एक धुन में गाते हैं, हम लोग धुन में गाते हैं ना जी, तो उसको तो आप समझ में आ रहा है, रिदम मतलब धुन, कोनो भी गीत का एक धुन होता है, ठीक ना। अब राइम का मतलब होता है तुकबंदी। और तुकबंदी किसको बोलते हैं? तुकबंदी होता है क्या है, कविता आप जब पढ़िएगा तो देखते हैं कि लास्ट में कविता का जो शब्द है वो मैच करता है, कविता का शब्द मैच करता है। जैसे आपने बचपन में सुना होगा कि मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मतलब रानी और पानी, नी, तो ये जो रानी पानी आ रहा है यही क्या है, इसी को तुकबंदी बोला जाता है, इसी को तुकबंदी बोला जाता है। तो लीव्स ऑफ ग्रास पुस्तक में जितनी भी कविताओं को लिखा गया था सभी कविताएं फ्री रिदम फ्री राइम थी, फ्री रिदम फ्री राइम थी, इसको याद रखिएगा। फ्री रिदम और फ्री राइम को याद रखिएगा, एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन पूछता है कि लीव्स ऑफ ग्रास में जो कविताएं कलेक्ट हुई हैं उनको लिखा गया है वे कविताएं कैसी हैं, तो फ्री रिदम फ्री राइम, ना तो उसमें कोई धुन है ना तो उसमें कोई तुकबंदी है, ठीक है। आगे देखो, अगला है लाइन, विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड लीव्स ऑफ ग्रास एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। कहा जा रहा है कि जो वाल्ट विटमैन है उन्होंने अपनी जो पहली पुस्तक थी, उनकी जो पहली पुस्तक थी लीव्स ऑफ ग्रास, उस पुस्तक को शुरुआत में उन्होंने ओन एक्सपेंस मतलब अपने एक्सपेंस मतलब खर्चा, अपने खर्चा से क्या किया, प्रकाशित किया था 1855 में, ठीक ना। क्वेश्चन पूछता है लीव्स ऑफ ग्रास कब प्रकाशित हुआ था? 1855 में। पहली बार किसके खर्चे से प्रकाशित हुआ था? तो वाल्ट विटमैन के अपने खर्चे से, ठीक ना, उन्होंने अपने खर्चे से इस पुस्तक को छपवाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे मैंने जितना भी पॉइंट रखा है बाबू, आपका एग्जाम का क्या है, एग्जाम का पॉइंट है, यहां से हुबहू एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, क्या आता है, हुबहू एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, इसको रट लेना, मैं पहली बार बता देता हूं, ठीक ना, ये बहुत फायदा करेगा, ठीक ना। चलो चलो आगे देखो, आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। तो आगे कहा जा रहा है इंट्रोडक्शन। अब हम लोग कविता का इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब बहुत बार बता चुके हैं, परिचय होता है। तो कविता पढ़ने से पहले कविता की परिचय जान लेते हैं कि उसके बारे में है क्या। तो कहा जा रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द मोस्ट फेमस पोएम ऑफ द 12 पोएम ओरिजिनली पब्लिश्ड इन लीव्स ऑफ ग्रास। लीजिए, यहां से मैं एक पॉइंट बताता हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है क्या, कि कहा जा रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो एक कविता है ये बहुत फेमस कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है, किनका, तो यही हो जाएगा किनका, तो आपके जो है वाल्ट विटमैन का, ठीक ना, वाल्ट विटमैन का बहुत फेमस कविता है। और ये जो कविता है, ठीक ना, तो कहा जा रहा है कि द 12 पोएम, 12 मतलब 12, 12 मतलब 12 कविता जो है ओरिजिनली मतलब कि वास्तविक रूप से पब्लिश की गई थी किसमें, लीव्स ऑफ ग्रास में। मतलब लीव्स ऑफ ग्रास जो पुस्तक है वाल्ट विटमैन का, इसमें कितने कविताएं लिखी गई हैं मुख्य रूप से, तो 12। कितनी कविताएं मुख्य रूप से लिखी गई हैं, तो लीव्स ऑफ ग्रास जो पुस्तक है वाल्ट विटमैन का, इसमें मुख्य रूप से 12 कविताएं लिखी गई हैं ओरिजिनल करके। द कलेक्शन फॉर विच द पोएट वाइडली नोन, और यही जो लीव्स ऑफ ग्रास है जिसमें वाल्ट विटमैन का 12 कविता है, इसी के लिए मुख्य रूप से वाल्ट विटमैन जाने जाते हैं,
ठीक ना। इसी के लिए मुख्य रूप से वाल्टर व्हिटमैन जाने जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं तो बाबू कविता पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो कविता है क्या, इस बात को ध्यान रखना कि कविता की शुरुआत कहां से हो रही है। तो कविता की शुरुआत हो रही है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। अच्छा, सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? सेलिब्रेट का मतलब खुशी मनाना या उत्सव मनाना, खुशी मनाना या उत्सव मनाना। तो कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मतलब कि मैं, माई सेल्फ मतलब अपने आप, मैं अपने आप खुश हो जाता हूं, मैं अपने आप खुश हो जाता हूं, मतलब मैं अपने आप उत्सव मना रहा हूं, मैं अपने लिए उत्सव मना रहा हूं। एंड सिंग माई सेल्फ, और कहते हैं और मैं क्या करूं, और मैं अपने आप गीत गा रहा हूं। कभी लिखते हैं कि मैं देखो मैं खुद से गीत गा रहा हूं और खुद से खुश हो जा रहा हूं, खुद से जो है खुश हो जा रहा हूं। एंड व्हाट आई एज्यूम, एज्यूम का मतलब मानना, एज्यूम मतलब मानना। और लिखते हैं एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो चीज मैं अज्यूम करता हूं, जो चीज मैं मानता हूं, यू शैल एज्यूम, तुम भी वही चीज अज्यूम करते हो, मानते हो। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, और कहते हैं कि मुझसे संबंधित एक एक जो एटम है, एटम का मतलब कण, एटम मतलब कण, मुझसे संबंधित एक एक जो कण है, बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, वही कण तुमसे भी संबंधित है। यानी कवि कह रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का स्टार्ट कहां से हुआ है, शुरुआत कहां से हुआ है। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ से कविता का शुरुआत हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक ना। तो कवि कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद से गीत गाता हूं और खुद खुश हो जाता हूं, मैं खुद से गीत गाता हूं और खुद खुश हो जाता हूं। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और कहते हैं जो चीज मैं मान रहा हूं, जो चीज मैं सोच रहा हूं, वही चीज तुम मान रहे हो, यानी वही चीज तुम भी सोच रहे हो, ठीक ना। क्यों? क्योंकि एवरी एटम ऑफ बिलोंगिंग टू मी, यानी मेरे शरीर में जो एक एक कण है, एक एक कण है, वही कण तुम्हारे अंदर भी है। कभी करें कि देखो मैं खुद से गीत गाता हूं, खुद खुश हो जाता हूं, ठीक ना। और जो चीज मैं अज्यूम कर रहा हूं, जो चीज मैं मान रहा हूं, वही चीज तुम भी मान रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा शरीर का निर्माण जिस तरह से छोटे छोटे कणों से हुआ है, उसी तरह से तुम्हारे शरीर का भी निर्माण छोटे छोटे कण से हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका लाइन है, इसमें कहा जा रहा है आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। लोफ का मतलब क्या होता है? लोफ का मतलब भ्रमण करना या घूमना या आवारापन। तो कहते हैं कि आई लोफ माई सेल्फ, मैं घूमता हूं, और इनवाइट मतलब आमंत्रित करता हूं, आमंत्रित करना। मैं घूमता हूं, भ्रमण करता हूं, और मैं अपनी सोल का मतलब आत्मा, मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं। आई लीन एंड लोफ एट माई ईच ऑब्जर्विंग, और जब मैं घूमता हूं तो मैं एक एक चीज को, मैं एक एक चीज को ऑब्जर्व करता हूं। मैं एक एक चीज को ऑब्जर्व मतलब महसूस करना या देखना, महसूस करना। मैं एक एक चीज को क्या करता हूं? महसूस करता हूं। कभी कहते हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं जब घूमने जाता हूं, भ्रमण करने जाता हूं, तब मैं अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूं, यानी उसको बुलाता हूं। और फिर मैं जब घूमता हूं तो मैं एक एक चीज को, इस संसार में जो जो भी चीज है, उसको अच्छे से महसूस करने का प्रयास करता हूं। ए स्पेयर ऑफ समर ग्रास, यहां तक कि समर मतलब गर्मी, यहां तक कि जो गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में ग्रास मतलब घास, घास के जो स्पेयर है, चुभन है, उसको भी मैं महसूस करता हूं कि गर्मी के दिन में घास का चुभन पैरों में कैसे पड़ता है।
ठीक ना। हमारे शरीर में घास का चूहन गर्मियों के दिन में कैसा होता है उसको भी मैं महसूस कर लेता हूं। कौन बता रहे हैं? कवि बता रहे हैं। और फिर कहते हैं माई टोंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर। और कहते हैं कि मेरा जो टोंग है, टोंग का मतलब जीभ, मेरा जो जीभ है और एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरा जो जीभ है और मेरे शरीर का जो एक एक कण है, खून का एक एक जो कण है, ठीक ना, फॉर्म्ड, फॉर्म मतलब निर्माण होना या बनना, निर्माण, निर्माण, निर्माण फ्रॉम देयर सॉइल, सॉइल का मतलब मिट्टी, सॉइल मतलब मिट्टी, दिस एयर, एयर का मतलब हवा। अब कह रहे हैं कि देखो मेरा जो जीभ है, मतलब शरीर का जो अंग है जीभ, यह जीभ और मेरे खून का एक एक जो कण है, यह सब चीज का जो निर्माण है यह यहाँ की सोयल मतलब मिट्टी से और यहाँ की एयर मतलब हवा से हुआ है। कभी समझाने का प्रयास करते हैं कि मेरे शरीर में जो अंग है, जैसे कि मेरा जीभ, मेरे शरीर का खून, ये सभी चीज का जो निर्माण है ये कण से हुआ है और ये जो कण है, ये खून का एक एक जो कण है, ये सब चीज का निर्माण यहाँ की मिट्टी और यहाँ की हवा से हुई है, ठीक ना। और फिर कहते हैं बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, और कहते हैं कि इसी तरह से मेरे पेरेंट्स मतलब माता पिता का जन्म हुआ है, इसी तरह से मेरे माता पिता का जन्म हुआ है। जैसे मेरा जन्म हुआ है, कैसे? तो यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा से मेरे खून के एक कण बने हैं, मेरा जीभ बना है, यानी सब कुछ इसी मिट्टी और इसी हवा से बना है। तो जिस तरह से मेरा जन्म हुआ है इसी मिट्टी इसी हवा में, मेरे खून का निर्माण हुआ, मेरे शरीर का निर्माण हुआ, उसी तरह से मेरे पेरेंट का, माता पिता का भी जन्म इसी तरह से हुआ है। बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और उसी तरह से मेरे माता पिता के माता पिता, मेरे माता पिता के भी माता पिता का जन्म सेम इसी तरह से हुआ है जैसा मेरा जन्म हुआ है। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और मेरे माता पिता के जो माता पिता हैं उनके भी माता पिता का जन्म सेम इसी तरह से हुआ है, इसी मिट्टी इसी हवा और इसी खून के एक एक कण के द्वारा निर्माण हुआ है शरीर का। इस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, और मैं अभी 37 ईयर्स का हूं, मतलब 37 साल का हूं, इन परफेक्ट हेल्थ बीइंग, और अभी मेरा जो हेल्थ है मतलब कि स्वास्थ्य है, अभी मेरा जो स्वास्थ्य है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छा है, मेरा स्वास्थ्य का है बिल्कुल अच्छा है। मतलब कि यहाँ पे जो कवि हैं ये समझा रहे कि देखो मेरे शरीर का जो जीव है, मेरे शरीर में जो रक्त है, उसका एक एक कण का निर्माण यहाँ की मिट्टी, यहाँ से, यहाँ की हवा से हुई है, और यही मिट्टी यही हवा जिससे मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, खून का निर्माण हुआ है, उसी तरह से मेरे माता पिता का और फिर उनके माता पिता और उनके भी माता पिता का निर्माण इसी तरह से हुआ है जैसे मेरे शरीर का निर्माण हुआ है। और कहते हैं कि अभी हम 37 साल के हैं और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, मैं अच्छा हूं, किसी प्रकार की बीमारी अभी तक नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, आगे लिखते हैं होपिंग टू सीच नॉट टिल डेथ। कहते हैं लेकिन ये जो मेरा स्वास्थ्य है ये हो सकता है कि मेरे मृत्यु तक ये अच्छा ना रहे, मेरी मृत्यु तक मेरा स्वास्थ्य अच्छा न रहे। होपिंग टू सीच नॉट टिल डेथ मतलब कि ये मरने तक हम स्वस्थ हो सकते हैं कि न रहे। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन ऑवेयांस, ठीक ना। क्रीड्स का मतलब होता है धार्मिक पंथ, धार्मिक पंथ, क्रीड्स मतलब पंथ बोल सकते हैं, पंथ। स्कूल्स मतलब होता है, स्कूल का मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट, सिस्टम ऑफ थॉट, ठीक ना। अब इस सिस्टम ऑफ थॉट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोचने का तरीका या सोचने की प्रणाली, सोचने का तरीका, ठीक ना, सोचने का तरीका। और यहां पे एक शब्द है सीज, सीज का मतलब जो है बंद होना, सीज मतलब बंद करना या कब्जा कर लेना या जब्त कर लिख लेते हैं, जब्त कर लेना, जब्त होना।
तो कवि कहते हैं होपिंग टू सीच नॉट टिल डेथ, मतलब कि अभी मैं 37 साल का हूं, स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि मेरे डेथ मतलब मृत्यु तक मेरा जो स्वास्थ्य वो जब्त हो जाएगा, मतलब कि मैं ठीक नहीं रह पाऊंगा, हो सकता है कि कोई बीमारी हमको हो जाए, ठीक ना। और कहते हैं कि स्कूल्स एंड सॉरी क्रिट्स एंड अभियान्स, क्रिट्स एंड स्कूल्स इन अभियान्स, मतलब कि ये जो धार्मिक पंथ है, ये जो धार्मिक जो पंथ है, मान्यता है, इसमें मैं क्या करता हूं, इसकी जो धार्मिक मान्यता है मैं इसको अभियांश मतलब मानता, इसको नहीं मानता हूं। अभियांश मतलब नहीं मानना, नहीं मानना, नहीं मानना। कभी कहते हैं कि देखो क्रीड्स एंड स्कूल इन अभियांश, यानी जो भी धार्मिक मान्यता है उन सभी मान्यताओं को मैं नहीं मानता हूं कि लोग क्या सोचते हैं, आपकी धर्म कैसी है, मेरी धर्म कैसी है, इसमें हम विश्वास नहीं करते हैं। अर्थात लोगों के विचार को हम इग्नोर कर देते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। कभी करें रिटरिंग बैक ए वाइल सब्सिड एट व्हाट दे आर बट दे नेवर फॉरगेटन, और कहते हैं रिटरिंग बैक मतलब थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूं, वाइल सब्सिड व्हाट आर दे बट नेवर फॉरगेटन, मतलब कि थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूं, सोचना बंद कर देता हूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें हम ध्यान नहीं देते, हम थोड़ी देर के लिए सोचना ही बंद कर देते हैं कि जो कुछ भी है उसको हम नहीं मानेंगे। तो रिटरिंग बैक यानी थोड़ी देर के लिए हम जो है क्या कर देते हैं, सोचना बंद कर देते हैं, बट नेवर फॉरगेटन, लेकिन उसे भूलने का हम प्रयास भी करते हैं, ठीक ना। और तुम भी, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो तुम भी क्या करो, तुम भी कोई घटना तुम्हारे साथ होता है तो उसको तुम भी भूलने का प्रयास करो। लोग क्या कहते हैं उसको माने मत रखो, तुम भी उसको भूलने का प्रयास करो। और फिर कहते हैं आई हर्बर फॉर गुड और बैड। हर्बर का मतलब क्या होता है, हर्बर का मतलब होता है, कह सकते हैं खतरा, ठीक ना। हर्बर मतलब खतरा नहीं, हर्बर मतलब खतरा नहीं होता है, हजार मतलब खतरा होता है। तो कहते हैं आई हर्बर फॉर गुड और बैड, कहते हैं कि कोई अच्छा काम हो या कोई बुरा काम हो, मैं उसमें बोलने का प्रयास करता हूं, मैं उसमें बोलने का प्रयास करता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, जितने भी हजार्ड मतलब खतरे, जितनी भी खतरा या घटनाएं होती हैं, घटनाएं, उन सभी घटनाओं में मैं स्वयं को बोलना चाहता हूं, मतलब कोई घटना हुआ है मैं चाहता हूं कि मैं उसमें बोलूं, ठीक ना। चाहे वो घटना अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन मैं उसमें बोलने का प्रयास जरूर करता हूं। कैसे, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी मैं उस अच्छे और बुरे चीज को मानता हूं, अगर कोई घटना हुआ तो उस अच्छे और बुरे चीज को मैं मानता हूं, और प्रत्येक घटना पर मैं बोलने का प्रयास करता हूं, ठीक ना। और कैसे, तो स्वभाव के बिना किसी जांच के वास्तविक ऊर्जा के साथ, मतलब कोई जांच नहीं करनी है हमको, मेरे अंदर जो वास्तविक रूप से बातें आ रही हैं उस बातों को मैं सबके सामने रखना चाहता हूं, ठीक ना, और इसको मैं रोकना नहीं चाहता। तो वही कहते हैं कि होपिंग टू सीच नॉट टिल डेथ, मतलब कि अभी मेरा जो उम्र 37 साल है, मैं स्वस्थ हूं, लेकिन मेरे मृत्यु तक मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा, ठीक ना, हो सकता है कि बीमार पड़ जाऊं, ठीक ना। और ये जो क्रीड्स स्कूल्स इंड अभियान्स, जो भी धार्मिक पंथ और जो लोगों के सोचने का जो तरीका है उसको मैं नहीं मानता, लोग क्या सोचते हैं उसको मैं नहीं मानता। कुछ समय के लिए हम क्या होते हैं, रिट्रिक बैक, मतलब कुछ समय के लिए हम चुप हो जाते हैं, और सब्सिड एट व्हाट दे आर, मतलब क्या हुआ उसको हम नहीं मानते हैं, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं, और कुछ समय के लिए हम चुप हो जाते हैं, बट नेवर फॉरगेटन, लेकिन आदमी उसको भूल तो नहीं सकता है, उसको भूल तो नहीं सकता है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, ठीक ना। घटनाएं जो है अच्छी और बुरी दोनों हो सकती हैं, घटनाएं अच्छी और बुरी दोनों हो सकती हैं, तो इन घटनाओं में आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, इस घटनाओं में मैं अपने को बोलने का अनुमति देता हूं कि ठीक है मैं तो बोलूंगा, ठीक ना, मैं अपने मुंह को बंद नहीं करूंगा। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, और जो भी मैं बोलूंगा वह
जो है बिना किसी जांच के मेरे अंदर जो ऊर्जा है, शक्ति है, उस शक्ति के साथ मैं बोलने का प्रयास करूंगा। ठीक ना, ये नहीं कि हम ये चीज नहीं बोलेंगे, वह चीज नहीं बोलेंगे। हमारे अंदर अपने मन से जो चीजें आ रही हैं उसको मैं अपने हिसाब से बोलने का प्रयास जरूर करूंगा। ठीक ना, तो ये कविता है और एक कविता आपका खत्म हुआ। क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, सब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन देखो, ये है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, मतलब शॉर्ट में आंसर दीजिए। क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर ऑफ पोएम। इस कविता के स्पीकर मतलब वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, मतलब कवि कौन है? तो कहा जा रहा है वाल्ट विटमैन इज द स्पीकर ऑफ इन दिस पोएम, मतलब इस कविता के जो स्पीकर हैं कौन है? वाल्ट विटमैन है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड ही इज। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ स्पीकर इज हाउ ओल्ड। ठीक ना, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता है, इसमें कवि जो है कितने वर्ष के हैं? तो मैंने क्या बताया था? 37 साल। तो लिखते हैं द पोएट वाल्ट विटमैन वाज 37 ईयर्स ओल्ड। मतलब वाल्ट विटमैन जो है ये कवि हैं इस चैप्टर का, और ये 37 ईयर्स मतलब 37 साल के हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। यानी कविता में जो स्पीकर हैं, जो कवि हैं, ये यू शब्द को ट्वाइस मतलब 2 बार प्रयोग क्यों किए हैं? आंसर है द स्पीकर यूज्ड यू ट्वाइस टू प्रेस ऑन ए सिमिलरिटी ऑफ ब्लड इन ऑल ह्यूमन बीइंग। मतलब इस कविता में स्पीकर कवि जो है यू वर्ड को, शब्द को 2 बार प्रयोग इसलिए किए हैं क्योंकि ये जो है दिखाना चाहते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है, मानव है, उनके अंदर जो खून है सभी का खून सिमिलर है, एक समान है, किसी का खून अलग नहीं है। ये नहीं कि हमारा खून लाल, आपका खून करिया, किसी का और का खून पियर हरियर, ऐसा। तो वही बता रहे हैं कि यू शब्द का इस्तेमाल ट्वाइस मतलब 2 बार इसलिए किए हैं क्योंकि वह दिखाना चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग मतलब कि सभी मानव का जो खून है सबका एक ही समान है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय ओरिजिनल चेक नेचर विथ ओरिजिनल चेक विथ एनर्जी, यानी नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी का मतलब क्या है? तो आंसर है नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। बाय दिस लाइन द पोएट मीन दैट ही बिलीव्ड इन गुड एंड बैड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी मतलब मैं बिना जांच के वास्तविकता के साथ बोलने का प्रयास करता हूं। इसका मतलब है कि जो कवि हैं, पोएट हैं, वे विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं कि कोई भी गुड और बैड मतलब कि अच्छा और खराब चीजों को अपने जीवन में मानते जरूर हैं। मतलब जीवन में अच्छा और बुरा दोनों होगा। इसलिए मैं बिना किसी जांच के जो है वास्तविक रूप से बोलने का प्रयास करता हूं, क्योंकि जीवन में अच्छा बुरा तो होता रहेगा। एंड ही वांटेड टू टेल अबाउट एवरी डेंजर ऑफ फियर। और कवि जो है अपने जीवन में जितने भी खतरे हैं, फियर मतलब डर है, उन सभी के बारे में बताना चाहते हैं, विच he hoped to acquire through nature without checking unrestricted nature and original energy। जो इस प्रकृति में बिना किसी जांच पड़ताल के जो है अपने आप घटनाएं घटती चली जाती हैं, उसके बारे में कवि यहाँ पे बताना चाहते हैं। ठीक ना, तो इसी को कहा गया है नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, क्योंकि कवि जीवन में घटने वाली अच्छी और बुरी चीजों को मानते हैं, और वो हर एक डर और हर एक खतरे को ही मानते हैं, और बताते हैं कि ये जो खतरा है, जो डर है, यह प्रकृति में अपने आप आता है, इसको किसी जांच पड़ताल की जरूरत नहीं पड़ती है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ पोएम। इस कविता का थीम क्या है, इस कविता का थीम क्या है, कौन सा कविता, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। तो कहा जा रहा है द थिंग ऑफ पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ग्लोरीफाइड द सेल्फ बॉडी एंड सोल। मतलब कि इस कविता में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में जो कवि हैं वो ग्लोरीफाइड किए हैं, मतलब कि अपने को खुशी के रूप में व्यक्त किए हैं, दिखाने का प्रयास किए हैं कि अपने के लिए उनका जो बॉडी है और सोल जो आत्मा है वह खुद उनका है। द पोएम वांटेड टू इम्फेसिस ऑन द आइडिया ऑफ सेल्फ, मतलब कि कवि यहाँ पे अपने विचार को दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम जो है क्या सोचते हैं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ विथ अदर सेल्फ्स एंड द पोएट रिलेशनशिप विथ द एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड द यूनिवर्स। मतलब यहाँ पे कवि जो है अपना संबंध इस संसार में बताने का प्रयास करते हैं कि इस संसार में जो भी चीजें हो रही हैं उससे मेरा संबंध है, क्योंकि मेरा शरीर इस संसार के मिट्टी हवा के द्वारा ही बना है, इस प्रकृति के मिट्टी हवा के द्वारा ही बना है। तो मैं इस यूनिवर्स से क्या हूं, मैं इस संसार से जुड़ा हुआ हूं। ठीक ना, ये कविता का थीम है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ डज द स्पीकर एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड यू। मतलब इस कविता में जो कवि है वह मुझे और तुम्हें, इन दोनों शब्दों में यू एंड मी शब्द में कैसे रिलेशनशिप संबंध बैठाए हैं। तो आंसर है द स्पीकर एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड यू बाय सेइंग यू एंड मी एज इक्वल बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पोएट every atom which belonging to me, the poet me, belonging to other human being you as well। यानी इस कविता में जो कवि हैं वह दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो यू है और मी है, मैं और तुम दोनों एक ही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से मेरे शरीर का निर्माण एक एक एटम से हुआ है, एक एक कण से हुआ है, उसी तरह से तुम्हारा भी शरीर का निर्माण एक एक कण से हुआ है। यानी यह कण मेरे अंदर भी है और यही कण तुम्हारे अंदर भी है, इसलिए हम दोनों का है, हम दोनों एक ही तरह हैं, इसलिए मैं और तुम एक समान हैं। इसलिए कवि ने मी एंड यू को जो है एक ही संबंध बैठाने का प्रयास किए हैं। ठीक ना, चलिए आगे देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर। कवि समर के दिन में, गर्मी के दिन में क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो ही ऑब्जर्व्ड ए स्फीयर ऑफ ग्रास। ग्रास मतलब घास होता है, ग्रास का मतलब घास होता है, स्फीयर का मतलब चुभन होता है। मतलब गर्मी के दिन में कवि जो है घास का चुभन को महसूस करते हैं। गर्मी के दिन में कवि घास के चुभन को महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैज फॉर्म द स्पीकर ब्लड। ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या चीज कवि के रक्त का निर्माण करता है, यानी कौन सा चीज कवि के रक्त का निर्माण करता है। तो कहा जा रहा है कि पोएट वाल्ट विटमैन वाज द स्पीकर ऑफ द पोएम एंड हिज ब्लड वाज फॉर्म फ्रॉम द सॉइल द एयर एंड द बर्थ प्लेस ही हैज लिविंग इन। यानी कहा जा रहा है कि इस कविता में जो कवि है वाल्ट विटमैन है और यहाँ पे ये कवि के रूप में काम किए हैं और इनका जो ब्लड है, खून है, उसका फॉर्म मतलब निर्माण जो है यहाँ की मिट्टी और यहाँ की हवा के से हुआ है और यहाँ का जो इनका जन्म स्थान है यहीं पर इनकी शरीर का निर्माण हुई है। यानी बताते हैं कि मेरे शरीर का निर्माण यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा और यहाँ के स्थान पर हुआ है। ठीक ना, यहाँ के स्थान पर हुआ है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट डज ही होप टू डू। व्हाट डज ही होप टू डू, कवि क्या करना चाहते हैं। तो कवि जो है द पोएट होप्ड दैट ही कुड वर्क फॉर द इंटायर लाइफ बिफोर डेथ। मतलब कवि अपने जीवन में मरने से पहले सब कुछ करना चाहते हैं। कवि अपने जीवन में मरने से पहले सब कुछ करना चाहते हैं। आंसर है व्हाट डज ही वांट्स टू डू विथ क्रीड। क्रीड्स मतलब जो धार्मिक पंथ है, उस धार्मिक पंथ के साथ कवि क्या चाहते हैं।
उस धार्मिक पंथ के साथ कवि क्या चाहते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो कहा जा रहा है कि ही वांटेड टू नो द सिस्टम ऑफ थॉट विथ क्रीड इन अव्यांश। मतलब जो कवि हैं, कवि ये जो है धर्म के प्रति लोगों के सिस्टम ऑफ थॉट मतलब सोचने का तरीका क्या है, किसी पंथ यानी धर्म के प्रति लोगों को सोचने का तरीका क्या है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, कवि जो है धर्म के प्रति लोगों के सोचने का तरीका क्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट। व्हाट डज ही वांट्स टू स्पीक अबाउट, वह किसके ऊपर बात करते हैं, किस चीज के ऊपर बात करते हैं। द पोएट वांटेड टू स्पीक अबाउट लिविंग आवर एट द बेस्ट, नोइंग ऑल द थिंग्स विच कुड अफेक्ट बाय द एनी मीन्स। यानी जो कवि है वह वे सभी चीज के ऊपर बात करना चाहते हैं जिससे उनका जीवन जो है क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, जिससे उनका जीवन अफेक्ट हो रहा है, उन सभी चीजों के ऊपर बात करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। और हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं, आप आंसर सभी क्वेश्चन का जरूर दीजिएगा, गिनते चलिएगा कि कितने आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, कितने सही हुए, और कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए, और फिर जो गलत रहे उसको एक बार फिर से दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका बिल्कुल सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी जब इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपका क्वेश्चन सब के सब सही हो जाएंगे। चलिए, लास्ट में हम पूछेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन है कि विटमैन बॉर्न इन, वाल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था। 1817, 1818, 1819, 1820। कब जन्म हुआ था वाल्ट विटमैन का, बताइए क्या हो जाएगा पहला का। राइट आंसर का ऑप्शन सी 1819 में। 1819 में जो वाल्ट विटमैन का जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन सभी लोग आंसर देते चलेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। विटमैन डेड इन, विटमैन का मृत्यु हुआ था, वाल्ट विटमैन का मृत्यु हुआ था 1889 में, 1890 में, 1891 में, 1892 में। कब हुआ था जी वाल्ट विटमैन का मृत्यु, क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए लिरिकल, एन एपिक, ए सोनेट, ए नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा थर्ड का। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता क्या है, तो देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता एपिक नहीं है, सोनेट भी नहीं है, नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। लिरिकल मतलब गाने वाली गीत की तरह कविता है, लिरिकल मतलब गेय कविता है। क्या है, गेय कविता है। इसका भी ऑप्शन ये है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, कविता का ओपनिंग सेक्शन क्या है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कविता की शुरुआत कहां से हुई है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता की शुरुआत कहां से हुई है, ग्रास से, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ से, एनिमल से, नॉन ऑफ दिस। तो मैंने पहले ही बताया था कि इंपॉर्टेंट है, यहां से नहीं हुआ है, एनिमल से भी नहीं हुआ है, ग्रास से भी नहीं हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। यहीं से कविता की शुरुआत हुई है, इस लाइन से। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन है बाबू, हु इज द स्पीकर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का स्पीकर कौन है। इमर्सन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट विटमैन, नॉन ऑफ दिस। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, सभी लोग का ऑप्शन जो है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन इस कविता को लिखे, कौन सी कविता, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला क्वेश्चन है, द लाइन आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ इज टेकन फ्रॉम, यानी यह जो लाइन है कि मैं अभी 37 साल का हूं, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, यह लाइन कहां से लिया गया है। ओड टू अटमन, ना जी ना। एन इफ्तफ, यो ना है, यह सभी नहीं है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बिल्कुल सही, और डी नहीं है, फायर हैमन। यानी यह लाइन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है, जिसका भी ऑप्शन जो है बाबू सी है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू यूज्ड, मतलब कि यू जो वर्ड है, ये वर्ड इस कविता में कितनी बार प्रयोग किया गया है? ट्वाइस, 2 बार, 1 1 बार, 3 3 बार। डी है नॉन ऑफ दिस। 7 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा 7 का? तो सब्जेक्टिव में हम लोग देखे हैं कि ये 2 बार आया है, ट्वाइस मतलब 2 बार आया है, ट्वाइस मतलब 2 बार ये लाइन आया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कूल स्टैंड फॉर, स्कूल का देखो ध्यान रखना, स्कूल नहीं है, ये है स्कूल्स। क्या है? स्कूल्स। और स्कूल्स का मतलब क्या होता है? एकेडमी, बी है सिस्टम ऑफ थॉट, सी है टीचिंग इंस्टीट्यूट, और डी है नन ऑफ दिस। क्या होगा? तो मैंने बताया था स्कूल्स का मतलब सिस्टम ऑफ थॉट होता है। क्या होता है? सिस्टम ऑफ थॉट, मतलब सोचने की तरीका या सोचने की प्रणाली, मतलब लोग कैसे सोचते हैं या सोचने का तरीका क्या होता है। तो स्कूल्स मतलब सिस्टम ऑफ थॉट, सोचने की तरीका। ऑप्शन बी, जिसका भी ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है। देखो जब मैं चैप्टर कराता हूं ना जी, तो जो चीज मैं लिख दिया उसको तो याद कर लेना। हु हैज कंपोज द पोएम वाल्ट व्हिटमैन, टेनिसन, इमर्सन, नन ऑफ दिस। यानी इस कविता को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट आंसर, वाल्ट व्हिटमैन लिखे ना जी? कहो बाबू और बबनी लोग, लिखे कि नहीं लिखे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही गुरुजी, आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम तो सही बोल रहे हैं। चलो आगे देखो, क्वेश्चन है, व्हिटमैन वाज डैश डैश पोएट, इंडियन पोएट, अमेरिकन पोएट, ब्रिटिश पोएट, नॉन ऑफ दिस। बताइए वाल्ट व्हिटमैन कहाँ के कवि हैं? तो क्या इंडिया के हैं? इंडिया के हैं? नहीं है। क्या ये ब्रिटिश हैं? नहीं है। नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये अमेरिकन पोएट है, अमेरिकन पोएट है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है बगल से तुम निकल चलो। ठीक ना? आगे देखो, द पोएट इज ग्रेट लवर ऑफ, कवि किसके महान प्रेमी है? तो कह रहा है कि आर्ट मतलब कला के, साइंस मतलब विज्ञान के, कॉमर्स मतलब वाणिज्य के, नेचर मतलब प्रकृति के। कवि किसके महान लवर है, प्रेमी है? कवि किस चीज के महान प्रेमी है? किसके हैं जी? किसके हैं? राइट आंसर क्या होगा? देखो आर्ट के नहीं है, ना तो साइंस के, ना तो कॉमर्स के। राइट आंसर डी हो जाएगा, नेचर के। कवि जो है नेचर के महान प्रेमी माने जाते हैं। राइट आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन डी है बिल्कुल सभी लोग को लड्डू बटाएगा, लड्डू, लड्डू गोपाल। चलो, वाल्ट व्हिटमैन राइट द पोएम, बताओ बाबू वाल्ट व्हिटमैन इसमें से कौन सी कविता लिखे हैं? कौन सी कविता लिखे हो? चलो बताओ मेरा छीना लोग। क्या हो जाएगा? एन इफ्तफ ना, बिल्कुल ना। द सोल्जर नहीं, ये तो रबर्ट ब्रश का है, ठीक ना, रबर्ट ब्रुक का। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बिल्कुल सही। फायर हेमन नहीं, फायर हेमन भी नहीं है, फायर हेमन तो आपका के अंदारूवाला का है। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं कौन? वाल्ट व्हिटमैन। ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसका भी ऑप्शन सी है बिल्कुल सही। क्वेश्चन है, वाल्ट व्हिटमैन इज डैश डैश ईयर्स ओल्ड। देखो वाल्ट व्हिटमैन कितने साल के थे? 34, 35, 36, 37, कितने साल के? तो वाल्ट व्हिटमैन बबुआ ये 37 साल के थे, और बताते हैं कि अभी मैं 37 साल का हूं, स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, बट मेरे मरने तक ये ऐसा नहीं होगा, मैं बिल्कुल स्वस्थ नहीं रह पाऊंगा। ठीक ना? अगला क्वेश्चन है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम, यानी ये जो लाइन है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यह लाइन कहां से लिया गया है? मतलब मेरे मरने तक यह नहीं रुकना चाहिए। क्या नहीं रुकना चाहिए? जो स्वस्थ शरीर है रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल हम स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन वैसा हो गया नहीं। तो कह रहा है कि लाइन जो है द स्नेक से लिया गया है। नहीं बाबू, स्नेक से तो नहीं लिया गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से बिल्कुल लिया गया है। द सोल्जर से नहीं लिया गया है, फायर हेमन से नहीं लिया गया। राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसका भी ऑप्शन बी है
25 तोपों की सलामी है उसको, 25 तोपों की, 21 तोपा, ठीक है 21 तोप। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ रिटन बाई, यानी आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ जो कविता है ये रिटन किया गया, लिखा गया है किसके द्वारा? वाल्ट व्हिटमैन, W.H. ऑडेन, जॉन कीट्स, W.B. ईस्ट। क्या हो जाएगा? किसके द्वारा लिखा गया हो? चलो धाए धाए आंसर बताओ, धाए धाए। देखो लिखे हैं कौन? वाल्ट व्हिटमैन जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, जिसका भी ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। ठीक ठाक, चलो बहुत बढ़िया। चलो लाइक करते रहना जो लोग लाइक नहीं किए हैं। क्वेश्चन है कि इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश डैश फॉर हिमसेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में जो कवि हैं अपने लिए क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं, हंस रहे हैं, क्राइस मतलब रो रहे हैं, या नॉन ऑफ दिस, क्या कर रहे हैं बताइए? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में कवि अपने लिए क्या कर रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? तो कवि अपने लिए सिंग कर रहे हैं, यानी आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप गीत गाता हूं और मैं अपने से ही खुश हो जाता हूं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हु हैज रिटन लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास को किसने लिखा है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछता है वाला। जॉन कीट्स, कमला दास, जॉन डॉन, वाल्ट व्हिटमैन। तो जॉन कीट्स तो बिल्कुल नहीं है, कमला दास भी नहीं है, और वाल्ट, एक मिनट, जॉन डॉन भी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाल्ट व्हिटमैन। लिव्स ऑफ ग्रास किसने लिखा है? वाल्ट व्हिटमैन ने। कब लिखा है? 1855 में, 1855 में। लिव्स ऑफ ग्रास में कितने कविता हैं? कुल 12 कविता है। कितने कविता हैं? कुल 12 कविता है। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे चलो, आगे चलो। ओके, ड्रम टैप्स इज रिटन बाय, ड्रम टैप्स किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट व्हिटमैन, कमला दास, T.S. एलियट, जॉन डॉन। तो ड्रम टैप्स जो आपका है बबुआ, ये लिखा किसके द्वारा गया है? तो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। इसके द्वारा? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो जिसका भी ऑप्शन ए है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हर्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, यह किसके द्वारा लिखा गया है? यानी जो अच्छा और बुरा चीज होता है उसमें भी मैं बोलने का प्रयास करता हूं, मैं अपने को अनुमति देता हूं बोलने के लिए। किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन कीट्स, जॉन डॉन, वाल्ट व्हिटमैन, नॉन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा? तो वही ना, ये भाई सही बात है, ऑप्शन सी। कौन लिखे हैं? वाल्ट व्हिटमैन लिखे हैं। कौन लिखे हैं? वाल्ट व्हिटमैन जी लिखे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज फ्रॉम। मैं प्रत्येक घटनाओं में बोलने को अपने को अनुमति देता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, सभी घटनाओं में मैं बोलने को खुद को अनुमति देता हूं। लाइन कहां से लिया गया है? फायर हाइमन से नहीं, स्नेक से नहीं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से बिल्कुल सही, एन इफ्ताब से नहीं। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये था तुम्हारा 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से। इस चैप्टर से बाकी क्या रह गया है? तो इस चैप्टर से रह गया समरी बाकी। क्या रह गया? समरी इस चैप्टर से बाकी रह गया। समरी हम फिर किसी और क्लास में करा देंगे। ठीक है, और बताओ सभी लोग कि तुम लोगों का इस 20 क्वेश्चन में, इस 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? और सभी लोग बताना। जो नहीं बताएगा, जो नहीं बताएगा करम फोर, ध्यान रखना। जो नहीं बताएगा बिल्कुल करम फोर। बताओ 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? ठीक है, और हाँ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किए हो तो। 7:30 बजे डेली क्लास से जुड़ जाओ। अपने दोस्त को क्लास को शेयर करो ताकि जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उनकी तैयारी बिल्कुल बेहतर तरीके से हो सके। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। ओके, टेक केयर।